नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग आपकी क्लास 11 की हिस्ट्री बुक जिसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। नाम से ही सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसी सल्तनत जो तीन महाद्वीपों में फैली हुई थी। कितना विशाल, कितना पावरफुल रहा होगा ये रोमन एम्पायर। तो चलिए इस चैप्टर को एकदम आसान भाषा में फोड़ते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं, इसकी चढ़ाई, इसके संकट और इसके बदलाव की पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, यानी कि इस चैप्टर के बाद आपको बस 5 और चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सप्लेनर में हम रोमन वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में जाएंगे। हम देखेंगे कि ये साम्राज्य कितना बड़ा था, इसकी शक्ति का स्रोत, इसका सोर्स क्या था, इसकी इकॉनमी कैसे चलती थी और सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ के आम लोगों की, कॉमन पीपल की जिंदगी आखिर कैसी थी। हम उस दौर को भी देखेंगे जब ये साम्राज्य टूटने की कगार पर आ गया था और फिर कैसे, किस तरह इसने खुद को बदलकर सरवाइव किया। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो इसको आसानी से समझने के लिए हमने इस चैप्टर को 6 मेन हिस्सों में 6 की पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हम इसके साइज, इसके विस्तार की बात करेंगे, द रोमन वर्ल्ड्स स्कोप। फिर हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में, अर्ली एम्पायर में, पावर किसके हाथ में थी। उसके बाद हम इसकी विशाल इकोनॉमी को समझेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा था। फिर आएगा सोसाइटी एंड डेली लाइफ, जहां हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकेंगे। 5वां हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, द 3rd सेंचुरी क्राइसिस, जब एम्पायर में सब गड़बड़ हो गया था। और आखिर में हम लेट एंटीक्विटीज न्यू ऑर्डर में देखेंगे कि कैसे इस एम्पायर ने एक नया रूप लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पहले और सबसे बेसिक सवाल के साथ। आखिर ये रोमन वर्ल्ड कितना बड़ा था? इस चैप्टर का नाम ही है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, और ये कोई मजाक नहीं है। उस जमाने में इसका स्केल, इसका आकार सोच से भी परे था। सच में अ जाइंट ऑन द मैप। जरा इस मैप को देखिए, इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। रोमन एम्पायर का सेंटर पॉइंट था मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर। उनका इस पर पूरा कंट्रोल था और वो इसे मारे नोस्ट्रम कहते थे, जिसका मतलब होता है हमारा समुंदर। ये उनकी दुनिया का दिल था। ये साम्राज्य यूरोप से लेकर नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। नॉर्थ में इसकी सीमाएं राइन और डैन्यूब नदियों तक थीं और साउथ में ये सहारा रेगिस्तान तक जाता था। सोच सकते हैं आप, कितने अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग एक ही शासन के नीचे रह रहे थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, रोम अकेले ही सुपर पावर नहीं था। उसके पूरब में उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन, या कह सकते हैं राइवल था, ईरानियन एम्पायर। इन दोनों के बीच में यूफ्रेटिस नदी बॉर्डर का काम करती थी, और ये दोनों जायंट्स, ये दोनों महाशक्तियां सदियों तक एक दूसरे से लड़ती रहीं। एक तरफ था रोम, जहां बहुत अलग अलग कल्चर के लोग एक कॉमन गवर्नमेंट सिस्टम से बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ था ईरान, जहां पहले पार्थियंस का राज था और बाद में ससानियंस का। ये एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। तो अब अगला सवाल उठता है, इतने विशाल, इतने बड़े एम्पायर को आखिर चलाता कौन था? पावर किसके हाथ में थी? रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल पावर कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि ये 3 मुख्य खिलाड़ियों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी हुई थी। चलिए देखते हैं ये 3 प्लेयर्स कौन थे और इनके बीच रिश्ता कैसा था। तो रोमन पावर की ये थे 3 स्तंभ। सबसे पहले एम्परर, यानी सम्राट, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी था, सारे फैसले उसी के होते थे। दूसरा था सेनेट, ये रोम के अमीर, रईस, एरिस्टोक्रेटिक लोगों की एक बॉडी थी। एक जमाना था जब रिपब्लिक था, तब यही सेनेट रोम पर राज करती थी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, थी आर्मी। ये कोई ऐसी वैसी सेना नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेशनल पेड फोर्स थी जिन्हें तनख्वाह मिलती थी। 4वीं सदी तक इसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। किसी भी सम्राट का सक्सेस, बल्कि उसका जिंदा रहना, इस बात पर डिपेंड करता था कि उसका अपनी सेना पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि सेनेट हमेशा से एक आदमी के राज से नफरत करती थी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम्स के लिए भी इसे ध्यान से समझिएगा। ये टर्म है द प्रिंसिपेट। इस रिजीम को पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस ने 27 BC में शुरू किया था। यह उसकी बहुत ही चालाक पॉलिटिकल मूव थी। उसने खुद को एक एब्सोल्यूट राजा या तानाशाह नहीं कहा, बल्कि उसने खुद को प्रिंसिप्स कहना शुरू किया, जिसका मतलब होता है फर्स्ट सिटीजन या पहला नागरिक। ऐसा उसने सेनेट को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए किया, ताकि उन्हें लगे कि पुराना रिपब्लिक सिस्टम अभी भी जिंदा है। पर आमने सामने रिस्पेक्ट थी, पर्दे के पीछे सारी पावर उसी के हाथ में थी। ठीक है, तो अब हमने पावर स्ट्रक्चर समझ लिया है।
अब चलते हैं एम्पायर के पेट की तरफ, यानी उसकी इकोनॉमी। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना, इस सब को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि रोम ने इतनी प्रोस्पेरिटी, इतनी समृद्धि कैसे हासिल की। रोमन एम्पायर के पास एक बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। सोच के देखिए, बड़े बड़े बंदरगाह यानी हार्बर्स, खदानें, पत्थर की खदानें और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क जो कोने कोने को जोड़ता था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये फ्रांस के पास समुद्र में डूबे एक रोमन जहाज की है। इसके अंदर जो सामान है वो एम्फोरा नाम के बर्तनों में भरा है। ये तस्वीर इस बात का जिंदा सबूत है कि समुद्र के रास्ते कितने बड़े पैमाने पर सामान इधर से उधर जाता था। तो ये एम्फोरे आखिर है क्या? बेसिकली ये उस जमाने के शिपिंग कंटेनर्स थे, मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन जिनका इस्तेमाल लिक्विड चीज़ें जैसे वाइन यानी शराब और सबसे ज़रूरी ऑलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। आज के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इन एम्फोरे के टूटे हुए टुकड़े एक जासूस की तरह हैं। इन टुकड़ों को स्टडी करके वो ये पता लगाते हैं कि कौन सा सामान कहाँ से आया और कहाँ गया। इस ट्रेड का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस एक फैक्ट से लगा सकते हैं। रोम शहर में आज भी एक पहाड़ है जिसका नाम है मोंटे टेस्टाचियो, और ये कोई नेचुरल पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा अम्फोराई के टूटे हुए टुकड़ों से बना है। सोच के देखिए, इनमें से ज्यादातर स्पेन से ऑलिव ऑयल लाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। ये उस जमाने का कचरे का पहाड़ है जो हमें रोमन कंजम्पशन की विशाल कहानी बताता है। हमने सम्राटों और इकोनॉमी की तो बात कर ली, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? क्या लोग पढ़ना लिखना जानते थे? एक टिपिकल रोमन फैमिली कैसी दिखती थी? चलिए अब जरा सोसाइटी के अंदर झांक कर देखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पुराने जमाने में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन रोम से मिले सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। पोम्पेई शहर की एक दीवार पर यह लिखा हुआ मिला है, दीवार, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम अब तक गिरी नहीं, जबकि तुम्हें इतनी सारी बोरिंग लिखावट अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। ये एक किस्म का मजाक है। इस तरह की कैजुअल बातें हमें बताती हैं कि आम लोगों में भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना काफ़ी वाइड स्प्रेड, काफ़ी कॉमन था। अब रोमन फैमिली के बारे में कुछ बातें आपको शायद काफ़ी मॉडर्न लगे। वहाँ न्यूक्लियर फैमिली यानी एक छोटा परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हों वो कॉमन था। जवान बेटे अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शादी के बाद भी औरतों का अपने मायके की प्रॉपर्टी पर पूरा हक रहता था। और सुनिए, डिवोर्स यानी तलाक मर्द और औरत दोनों के लिए काफी आसान था। हाँ, इसके साथ ये भी सच था कि शादियां अरेंज्ड होती थीं और अक्सर पति और पत्नी की उम्र में काफी फर्क होता था। रोमन एम्पायर के पहले 200 साल लगभग शांति और खुशहाली के थे। इस दौर को पैक्स रोमाना भी कहते हैं। लेकिन फिर आई तीसरी सदी, और ये सदी अपने साथ मुसीबतों का एक ऐसा तूफान लाई जिसने साम्राज्य को तोड़ने की कगार पर ला खड़ा किया। ये संकट, ये क्राइसिस एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से आया था। पूरब से नए ससानियन एम्पायर ने जोरदार हमले शुरू कर दिए। उसी वक्त नॉर्थ से जर्मैनिक कबीले जैसे एलमानी, फ्रैंक्स, गोथ्स बार बार बॉर्डर पार करके अंदर घुसने लगे, और साम्राज्य के अंदर ही इतनी गड़बड़ मची हुई थी कि आप इस बात से अंदाजा लगाइए, सिर्फ 47 सालों में 25 अलग अलग सम्राट आए। मतलब हर 2 साल में एक नया सम्राट। ये साफ दिखाता है कि इंटरनल स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और एम्पायर कोलैप्स होने ही वाला था। लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी रोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वो बच गया, लेकिन बचने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। वो पहले जैसा नहीं रहा। इसी बदलाव के दौर को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हिस्टोरियंस लेट एंटिक्विटी कहते हैं। इस दौर में डायोक्लिशियन और कॉन्स्टेंटीन जैसे कुछ बहुत ही पावरफुल सम्राट आए, जिन्होंने एम्पायर को इस संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े स्वीपिंग रिफॉर्म्स किए। एक तरफ आप एम्पायर कॉन्स्टेंटीन की ये विशाल मूर्ति देख रहे हैं। ये एक नए, ज्यादा ऑथोरिटेरियन, ज्यादा पावरफुल सम्राट का प्रतीक है। और दूसरी तरफ आप रोम का कोलोसियम देख रहे हैं, जो एम्पायर के क्लासिकल सुनहरे दौर की निशानी है। दोनों में कितना फर्क है ना? तो आखिर ये बड़े बदलाव थे क्या? सबसे पहले डायोक्लिशियन ने एम्पायर को छोटा कर दिया। उसने उन इलाकों को छोड़ दिया जिनको डिफेंड करना मुश्किल था या जिनकी कोई खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी। फिर कॉन्स्टेंटिन ने एक नई राजधानी बनाई, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिससे एम्पायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका फोकस पूरब की तरफ शिफ्ट हो गया। उसने एक नया सोने का सिक्का भी चलाया, सॉलिडस, जिसने इकोनॉमी को स्टेबल किया। और शायद सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक बदलाव, क्रिश्चियनिटी को साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया। इससे एक बहुत बड़ा कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। इन सारे रिफॉर्म्स के बावजूद आखिर में साम्राज्य 2 अलग अलग हिस्सों में बंट ही गया। वेस्टर्न हिस्सा, जिसमें रोम शहर भी था, धीरे धीरे पॉलिटिकली टूट गया।
वहाँ अलग अलग जमाने ग्रुप्स ने अपने राज्य बना लिए, जैसे स्पेन में गॉथ्स, गॉल में फ्रैंक्स। लेकिन ईस्टर्न हिस्सा वो यूनाइटेड रहा, मजबूत रहा और खुशहाल भी। इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना गया, और ये आगे 1000 सालों तक चलता रहा। और इसी के साथ रोमन एम्पायर के सफ़र का अंत होता है। हमने देखा कि कैसे ये साम्राज्य इतना विशाल बना, कैसे वो एक बहुत बड़े संकट से गुजरा और कैसे उसने खुद को ट्रांसफॉर्म करके सर्वाइव किया। तो इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, इस पर ज़रूर सोचना। रोम के राइज, उसके क्राइसिस और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी से हम आज के दौर के एम्पायर्स यानी साम्राज्यों और बड़ी शक्तियों के बारे में क्या सीख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये एक्सप्लेनर यहाँ ख़त्म होता है। अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऑल द बेस्ट।